आओ रिश्तों को रख लें जरा जोड़ कर, रख न पाए इन्हें वक्त भी तोड़ कर। कोई मौसम हो कोई भी वातावरण, कोई मौसम हो कोई भी वातावरण, हम संभल कर चलेंगे हर एक मोड़ पर। आओ रिश्तों को रख लें जरा जोड़ कर। तेरे करम की भीख ने इतना करम किया, तेरे करम की भीख ने इतना करम किया, इस बेहुनर को आपने चारू। जी ने अध्यापन के क्षेत्र में कोई सेलिब्रिटी बन जाएगा ऐसा किसी ने अपेक्षा नहीं किया था। उस देश में, जिस देश में केवल अभिनेता को ही सेलिब्रिटी माना जाता था, केवल खिलाड़ियों को ही सेलिब्रिटी माना जाता था, वहां पर आज टेक्नोलॉजी के विकास के कारण विकास दिव्यकीर्ति सर, जिसे ना यूपीएससी की तैयारी करना है, ना ही जिसे पढ़ना है, ना ही कोई एग्जाम देना है, वह उनके वक्तव्य को, उनके लेक्चर को घंटों घंटों सुन रहा है। पटना से खान सर। पूरी दुनिया को और किसी जनमानस को अगर प्रभावित किया है तो यहाँ मैं तुलसी के मानस को ही मान कर चलूँगी। व्यक्तिगत अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो सिर्फ ड्यूटी समझ के तो काम कभी नहीं करती थी। मैं अपने काम को बड़े मनोरंजक तरीके से करती। अगर जैसे माँ कहती है फला का बेटा ऐसा कर रहा है, तो यहाँ माँ को एक बार सोचना चाहिए कि सबकी माताएं भी तो अलग हैं। बच्चा भी तो ये सवाल कर सकता है कि फला की माँ को देख लीजिए। बोलने की कहीं कुछ गलत होता है तो बहुत छोटी उम्र से मैं बहुत देर तक अपने को रोक नहीं पाती। थोड़ी देर तो कंट्रोल करूँगी, फिर मैं बोल दूँगी। कहना चाहूँगी कि बहुत लोग कहते हैं कि मुझे प्रशंसा पसंद नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि योगी हों या भोगी, सभी प्रशंसा के लोभी कहीं ना कहीं होते हैं। एक शिक्षक के रूप में मैं स्वयं अनगिनत बच्चों को देख रही हूँ, उनकी पीड़ा देख रही हूँ, उनके फड़फड़ाते पंख देख रही हूँ, उनके पैरों में बंधी हुई वो बेड़ियाँ देख रही हूँ जिसको खोलना चाहती हैं, और अगर खोल दी जाए तो वो नभमंडल को छू सकती है। पहली बार किसी की कविता पढ़ी होंगी या कोई ऐसी कहानी पढ़ी होंगी जब आपको धक से लगा होगा, ऐसा कि आपका मन कचोट गया होगा कि अरे ये क्या मैंने पढ़ लिया। या नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं अजय पटेल वाग्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम। संवाद कार्यक्रम के आज के कड़ी में जनमुद्दा की टीम आपको मिलवाने जा रही है लोकप्रिय शिक्षिका एवं प्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर चारूशीला सिंह से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका संवाद कार्यक्रम में। जी नमस्कार, जनमुद्दा के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आप कवित्री हैं तो जनमुद्दा की टीम चाहेगी कि दर्शकों से पहले राब्ता हो वह आपकी कविता के माध्यम से ही हो। तो ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो प्रणाम की ही पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कहती हूँ, ईश्वर की कृपा और आपके सभी दर्शकों, अपने सभी शुभचिंतकों को सादर समर्पित करती हूँ ये पंक्तियाँ। फूलों का रस निचोड़ के खुशबू बना दिया, सूरज बना दिया, कभी जुगनू बना दिया। फूलों का रस निचोड़ के खुशबू बना दिया, सूरज बना दिया, कभी जुगनू बना दिया। और ईश्वर के लिए, आप सबके लिए कहती हूँ, तेरे करम की भीख ने इतना करम किया, तेरे करम की भीख ने इतना करम किया, इस बेहुनर को आपने चारू बना दिया, इस बेहुनर को आपने चारू बना दिया, इस बेहुनर। तो वस्तुतः आप सबने ही मुझे चारू बनाया है और इन्हीं पंक्तियों से आपको पुनः प्रणाम निवेदित करती हूँ। डॉक्टर साहिबा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इसी पंक्तियों से ही निकल के आ रहा है कि बहुत से हमारे ऐसे दर्शक होंगे जो हमारे कार्यक्रम को देखने के बाद जब उन्हें यह पता है कि हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट कवित्री, एक जानकार महिला हमारे सामने है, शिक्षिका हमारे सामने है, तो वह आपसे जानना चाहेंगे चारू
शब्द का अर्थ क्या है, कम से कम उनके मन में यह कसक न रह जाए कि इसका अर्थ क्या हुआ। तो इसका शाब्दिक अर्थ भी अगर आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें तो बड़ी कृपा होगी। जी बिल्कुल, चारु का अर्थ होता है सुंदर, आकर्षक, मधुर। और अगर मैं पूरे नाम की बात करूं तो चारुशीला मेरा पूरा नाम है, जो बहुत ही साहित्यिक है, ऐतिहासिक है, आध्यात्मिक है। अयोध्या में आप शायद ना भी जानते हों और शायद कुछ लोग जानते भी हों कि चारुशीला मंदिर भी एक है। और सखी संप्रदाय में जाएंगे तो आप इस नाम से एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को पाएंगे, एक चरित्र को पाएंगे। कहीं कहीं संदर्भ ये भी आता है कि सीता जी के सखी के रूप में एक चारुशीला नाम की एक सखी मिलती हैं, और कहीं कहीं हनुमान से जोड़कर भी, हनुमान जी से भी जोड़कर कुछ संबंध आते हैं। तो चारुशीला नाम जो है वो मेरे पिता ने मुझे दिया, और बहुत आध्यात्मिक महत्व, मेरे घर का वातावरण बड़ा आध्यात्मिक था। तो इस नाम से ही मुझे सब कुछ मिला है, इसमें ईश्वर स्वयं वास करते हैं। तो इसलिए ये नाम मुझे बचपन में जब नहीं अर्थ जानती थी तब तो कई बार पिता से लड़ भी लेती थी कि अरे इतना बड़ा सा नाम रख दिया। पर मुझे नहीं पता था कि आज जो नाम मुझे बचपन में मिल रहा है वो भविष्य में क्या क्या मेरे लिए लेकर आ रहा है। तो ईश्वर को पुनः धन्यवाद करती हूँ, उनका आशीष पल पल मिल रहा है और मिलता रहेगा, इतना विश्वास भी है। आप हिंदी साहित्य को अगर हम कहें तो साहित्यिक भाषा में आप उसको ओढ़ती हैं, आप उसको बिछाती हैं, आप उसको पहनती हैं, क्योंकि आपका कार्य क्षेत्र हिंदी का अध्यापन आप करती हैं। इसके अलावा देश के प्रतिष्ठित मंचों से आप अपनी काव्य की प्रस्तुतियां देने के साथ साथ जहां नारी सशक्तिकरण की बात आती है, जहां महिलाओं की बात आती है, वहां पर आप ऐसे संगोष्ठियों में जाकर आप अपने वक्तव्य को भी देती हैं, आप अपने विचारधारा से भी महिलाओं को संबोधित करती हैं। कैसे हिंदी साहित्य आपके जीवन में कैसे प्रवेश कर गया? कब आपको पहली बार लगा कि हिंदी साहित्य की तरफ ही मुझे बढ़ना चाहिए? जी, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए थोड़ा बचपन में मुझे जाना पड़ेगा, और स्मृतियाँ जहाँ से हैं वहाँ से महसूस करती हूँ कि भक्ति के विषय मुझे थोड़े रुचिकर लगते थे। और जो तुलसीदास जी या कबीरदास जी की बात करें, रहीम की भी बात करूं, तो ये आम जनमानस में आज फिल्मी वाद्य जो ये बज रहे हैं और जो गीत संगीत हम सुन रहे हैं, लेकिन जो मेरा बालपन गुजरा उसमें हम दोहे चौपाई सुना करते थे। नुक्कड़ पे, चौराहे पे अगर बजता रहता था तो कोई दोहा कान में पड़ता था। लेकिन वो जो साहित्य के रूप में मुझ में आया वो तो मैं समझ नहीं पाती कि कैसे आया, कैसे समाहित रहा। घर का वातावरण आध्यात्मिक बहुत था, लेकिन ये लिखने पढ़ने की जो अभिरुचि थी, कहते हैं कि ईश्वर प्रदत्त होती हैं कलाएं और ये सारी अभिरुचियाँ। तो इस संदर्भ में यही कहूँगी कि मुझे भी नहीं पता कि लिखने पढ़ने की गति कैसे, साहित्य में तो रुचि थी लेकिन जो लिखने पढ़ने वाली गति है, ना बाबा के परिवार में कोई ऐसा था, ना मेरे नाना के परिवार में। दूर दूर तक कविता से किसी का कोई लेना देना नहीं था, पर साहित्यिक अभिरुचि थी। बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े विद्वानों को मैंने देखा कि बचपन से ही मैंने देखा कि मेरे पिता के पास आते थे, कहीं कुछ स्पीच देना हो, कहीं संचालन करना हो या कहीं कोई व्याख्यान देना हो, तो मेरे पिताजी से लिखवाते थे। तो छोटा सा, वो छोटी उम्र में ही पिता को अपना आदर्श बनाया। पिताजी शिक्षक थे। छोटी ही अवस्था में मैंने ये मान लिया कि मुझे भी शिक्षक बनना है, इतना सम्मान है, इतना ज्ञान है। और जो साहित्यिक शब्दावलियाँ वो प्रयोग करते थे वो मुझे बहुत आकर्षित करती थी, और जाने कब वो मुझ में ऐसे घुल गई कि अब तो मुझे लगता है कि साहित्य मैं और मेरा ही है साहित्य। तो ये नहीं कह सकती कि कहाँ से आया, बस जहाँ से स्मृति है वहाँ से मैं साहित्य की हो गई। और साहित्य ने मुझे पल पल दुलराया है, खिलाया है। जब मैं डगमगाई हूँ उसने मुझे संभाला है। तो इस नाते से कह सकती हूँ कि वो सांसों जितना आज आवश्यक भी हो चुका है। मेरे लिए कुछ ना हो मेरे पास, मुझे साहित्य चाहिए। वो संजीवनी तो है ही, कहा भी गया उसका आनंद ब्रह्मानंद सहोदर जैसा है, पर उसे वही महसूस करता है जो उसमें जीता है। तो मैं उसे महसूस करती हूँ, इसलिए मेरे लिए उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। कुछ ना हो, साहित्यिक दो चार लोग हों, कुछ पंक्तियाँ हों, कुछ किताबें हों, तो मुझे बहुत आनंद आता है। आपने कहा कि साहित्य से पिताजी का
जो राब्ता था, लोग आते थे उनके पास, उनसे लोग दिशा निर्देश लिया करते थे और उनके ज्ञान का प्रभाव, उनके ज्ञान के प्रकाश का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ा और उसके बाद एक नए व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। लेकिन कभी तो ऐसा हुआ होगा जब आप पहली बार किसी की कविता पढ़ी होंगी या कोई ऐसी कहानी पढ़ी होंगी जब आपको धक से लगा होगा, ऐसा कि आपका मन कचोट गया होगा कि अरे ये क्या मैंने पढ़ लिया। या आदमी जैसे कुछ भी ऐसा पढ़ के कभी जीवन में या तो बड़ा एकांत में चला जाता है, बड़ा कुछ सोचने को मजबूर हो जाता है या बहुत खुश हो जाता है। तो ऐसे में आपने पहली बार ऐसी कौन सी साहित्य की कोई भी विधा, कौन सी ऐसी चीज़ आपने पढ़ी जब आपको ऐसा एहसास हुआ? देखिए, मेरी जो अभी बाहरी दुनिया में जो छवि है और विद्यार्थी जीवन में भी जो मेरी छवि रही, वो बहुत गंभीर, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो अति गंभीर है, चाहे मंचों पर हो एक गंभीर छवि है, और एक विद्यार्थी के रूप में भी मेरी छवि बहुत गंभीर रही। लेकिन स्वभावतः मैं बताऊं कि मैं चंचल नहीं, मैं अति चंचल स्वभाव की थी। मम्मी पापा मेरे परेशान भी रहते थे कि बहुत चंचल है। तो जहाँ तक कह रहे हैं कि किसी कविता को पढ़ के ठहर जाना, रुक जाना, वो जो बालपन होता है, जो उल्लास होता है, जो बचपना होता है, वो आज के बच्चों में जैसा है वैसा पहले नहीं हुआ करता था। आज बच्चे बहुत पहले उम्र से पहले बड़े हो जा रहे हैं। लेकिन जिस कविता को पढ़ के आप कह रहे हैं, तो मुझे ओज की कविताएं बहुत अच्छी लगती थी। और बहुत मैं छोटी थी तब भी मैं समाज में अगर कुछ ऐसा घटित होते देखती थी कि ये कहा जाता था तुम नहीं कर पाओगी, तो मैं वही करना चाहती थी कि कैसे नहीं कर पाऊंगी। और मम्मी पिताजी से भी रोकती थी, टोकती थी, पूछती थी समाज में। तो जो एक कविता जो बहुत हृदय से लगी, और जैसा मैंने कहा कि मुझे ओजपूर्ण कविताएं या जिसमें कुछ कर जाने का, कुछ गुजर जाने का, ऐसी कविताएं बहुत प्रभावित करती रहीं। तो शायद क्लास 5th में ये कविता है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो मतलब मैं बालपन बता रही हूँ कि जब इसको पढ़ा तो यहाँ से भाव मचले कि नहीं, कि तुम पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, नभ कहता है फैलो इतना। तो जो ये प्रसार, जो विस्तार इन पंक्तियों में था, वो आत्मा में उतरा। पर मैं चंचल थी, मैं कह तो रही हूँ कि बिल्कुल ये ठहरना, ये रुकना, वो जो बाल सुलभ चंचलता कही जाती है, और मुझ में कुछ अधिक थी, घर वाले भी कहते रहते हैं। तो ये तो मैंने बचपन में, क्या मैं बड़ी हो गई तब तक मैंने नहीं सोचा कि एक कवयित्री के रूप में मेरी पहचान होगी। लेकिन हाँ, एक छोटी उम्र में शिक्षक बनना है और हिंदी ही पढ़ाना है, जब हिंदी का शायद ठीक से अर्थ भी नहीं जान पाए होंगे कि क्या है उसमें, आगे जाकर क्या विस्तार होगा, क्या प्रसार होगा, तब से मैं अपने पिता से कहती थी कि मैं इसी विषय की बनूंगी और मैं टीचर ही बनूंगी। तो वो मुस्करा देते थे, वो हंस देते थे कि भविष्य की क्या संभावनाएं हैं वो देखा जाएगा। और मुझे याद भी आता है कि जब मैं बड़ी कक्षाओं में पहुंची और विषय चयन की बात आई, तो मैंने ये कहा था कि मैं हिंदी पढ़ूंगी। तो एक बार घर के लोग थोड़ा सा नाखुश भी थे, क्योंकि ईश्वर की कृपा मुझ पे बहुत रही है, मैं इसमें अपना योगदान नहीं मानती, ये कृपा ही कहूँगी। कि डिवीज़न का कोई वो नहीं था, लेकिन मैं जिन जिन संस्थानों में पढ़ी हूँ उसको टॉप करके प्रथम स्थान वाला जो रिकॉर्ड है वो मेरे सर हमेशा रहा। तो बहुत मेधावी छात्रों में मेरी गिनती थी। तो पिताजी को शायद ये रहा होगा कि कोई और विषय ले, कुछ और पढ़े, कुछ और बने। लेकिन वहाँ मेरी माँ ने मेरा साथ दिया कि भाई ये जो चाहती हूँ करने दीजिए। और पिताजी ने भी फिर मुस्कराए और बोले हिंदी के साथ संस्कृत भी पढ़ना पड़ता है। और उस समय उतनी जानकारी, क्या कह सकते हैं, वो ग्रेजुएशन का टाइम था। हमने कहा बहुत कठिन होता है ये वो, लेकिन मुझे करने दिया गया। और पिता को हर दिन ये एहसास हुआ कि इसने जो करना चाहा वो, मैंने बेमन से ही पहले मैंने शुरुआत की, लेकिन ये पूरे मन से लगी है तो कुछ अच्छा करेगी। रिज़ल्ट आने से पहले एक ऐसा विश्वास मेरा मेरे पिता के प्रति था। मैं अपनी मुखाकृति से भी अपने पिता जैसी ही बिल्कुल हूँ, तो उनकी तो छाया भर भी मैं नहीं बन पाई। लेकिन ये ज़रूर था कि मैं उनसे कहलवाती थी कि आप अपने मुख से एक बार कहिए, जैसे ईश्वर के प्रति आस्था होती है, ऐसा हमेशा मेरा रहा कि आप ये कह दीजिए कि मेरा डिवीज़न कौन सा आएगा। वो हंस देते थे, मुस्करा देते थे। मैं कहती थी मैं रिसर्च करूँगी, वो और ज़्यादा हंसते थे। लेकिन एक विश्वास कि हाँ तुम कर सकती हो। तो जो कविताएं कह रहे हैं, तो इसको मैंने जिया कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो लगा कि नहीं, नर हो न निराश करो मन को, कि भाई कुछ काम करो। तो करना है, हर हाल में करना है, ये हुआ।
और आगे बढ़ी तो जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें ऊनी दी, फिर महादेवी प्रबल हो गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कह सकते हैं आज जो वर्तमान जीवन है या विगत जो एक दशक गुजरा, जब मैं नौकरी में आ गई, बच्चे 2 हो गए, समाज को थोड़ा थोड़ा जान लिया अपने व्यवहार में, और तो इससे भी प्रभावित हुई कि वरदान मांगूंगा नहीं। मैं थोड़ी सी अपने इस स्वभाव की भी हूँ कि मुझे कोई काम दिया गया है तो मुझे मेरे तरीके से करने दीजिए, मैं अपनी शर्तों पे काम करूँगी, इसको अच्छा समझें या बुरा, लेकिन मैं एक बेहतर परिणाम के साथ सामने वाले को आश्चर्य में डालती रही हूँ। तो ये सारी कविताएं ही, यही वातावरण ने ही मुझे सृजित किया है। आपकी इस बात में एक बड़ा ज़रूरी विषय आ गया। अगर इस बातचीत को, अगर आप एक पेरेंट्स हैं, आप एक बच्चे के माता-पिता हैं या आप भाई हैं, आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है किसी बहन को पढ़ाने की या अपने छोटे अनुज को पढ़ाने की, तो इस प्रश्न को आप बड़ा गौर से सुनिएगा। आप शिक्षिका हैं, आपका अधिकतम समय, चूँकि आपको केवल अध्यापन में केवल पढ़ाना नहीं होता है, आपको हर एक बच्चे के मनोभाव को समझना होता है। और अगर कहा जाए तो एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान को भी पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वह समझ पाए कि उस बच्चे का सोच क्या है और वह कहाँ पे मार खा रहा है। इस विषय पे, जैसा कि आजकल के पेरेंट्स अपनी महत्वाकांक्षा अगर जो नहीं पूरी हो पाती है तो वह शुरू से ही अपने बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। सपोज कीजिए कोई ऐसा रहा जिस किसी कारणवश डॉक्टर नहीं बन पाया, डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन अभी उसका बच्चा पैदा हुआ नहीं, तब तक उसकी ये प्लानिंग हो गई कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। तो उस समय में क्या आपके पिता ने कभी ऐसा दबाव डालने की कोशिश की? लेकिन आज के समय में आप क्या देखती हैं, कितना कठिन है बच्चों को यह बता पाना अपने पेरेंट्स को, और एक पेरेंट्स के नाते लोगों को क्या करना चाहिए, कौन से कदम उठाने चाहिए, बताइएगा एक शिक्षक की दृष्टि से। जैसे आपने कहा पिता को भी जोड़ा, तो मैं कह तो रही हूँ कि पिता ने ये महसूस किया कि अगर इसकी अभिरुचि है और उस रास्ते पर इसको जाने दिया जाए तो ये बेहतर करेगी। उन्होंने ही मुझे करने दिया, पर सारी जानकारियाँ मुझे नहीं थी। उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें हिंदी की ही शिक्षिका बनना है तो तुम्हें संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा, जो आज मैं महसूस कर रही हूँ। जब प्रमोशन की लिस्ट बनती है उसमें एकदम अनिवार्य विषय के रूप में भरना होता है, तो बड़े श्रद्धा से, बड़े सम्मान से और पुनः धन्यवाद के साथ याद करना, यहीं से आभार व्यक्त कर देना कि हाँ, अगर ये नहीं होता तो मेरे सपनों में कहाँ कहाँ रुकावट होती। तो माता पिता की भूमिका मैं यहाँ मानती हूँ, ऐसा बहुत बार होता है, और इसको एक दृष्टि से मैं गलत भी नहीं मानती, क्योंकि ये एक जीवन का क्रम है कि माँ बाप जो सपने पूरे नहीं कर पाते वो अपनी संतान से, क्योंकि वो मेरा ही अंश है, मुझे उस पर विश्वास है, मेरे सारे सपने उससे हैं, मेरे अरमान वो जन्म लेने के बाद माँ बाप नहीं देखते। जिस दिन गर्भ में संतान आती है, एक माँ उस दिन ही माँ बन जाती है। पिता 9 महीने बाद पिता बनता है, लेकिन माँ तो उस दिन ही माँ बन गई जिस दिन पता चला कि वो गर्भवती है। अब उस दिन से ही वो सपने बुनने लगती है, एक सुनहरा संसार वो देखने लगती है, अपने बच्चे का भविष्य। तो अगर उस भविष्य में उसने ये देखा है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तो यहाँ गलत नहीं है। स्वप्न देखना तो अपने हाथ में है, उसे जीना, क्योंकि वो बच्चे के माध्यम से जीना है। तो जब बच्चा आया, बड़ा हुआ, तो उसकी अभिरुचि देखें कि वो किधर है। हम थोपे नहीं, हमारे जो सपने हम अपने बच्चे से बिल्कुल उसको शेयर करें। मैं इसमें किसी भी माता पिता को दोष नहीं दूंगी। दोष तब है जब हम दबाव बनाकर वो करने के लिए इतना दबाव बना देते हैं कि बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। मैंने अपनी बात अपने बच्चे से कही कि मेरा ये स्वप्न है, बच्चे से भी जान लिया कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी अभिरुचि क्या है। अब दोनों का एक बेहतर संतुलन बनाकर राह निकले, जिसमें बच्चे को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक शिक्षक के रूप में मैं स्वयं अनगिनत बच्चों को देख रही हूँ, उनकी पीड़ा देख रही हूँ, उनके फड़फड़ाते पंख देख रही हूँ, उनके पैरों में बंधी हुई वो बेड़ियाँ देख रही हूँ जिसको खोलना चाहती हैं, और अगर खोल दी जाए तो वो नभमंडल को छू सकती हैं। ये तो मैं हर दिन देख रही हूँ। लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ माँ बाप थोपते हैं, कुछ समाज का भी बहुत बड़ा बंधन है। तो यहाँ हम लोगों को एक संतुलन, एक बेहतर वातावरण जब हम समाज को दे देंगे तो माँ बाप भी समझ जाएंगे। हमेशा दूसरे को देखना, अगर जैसे माँ कहती है फला का बेटा ऐसा कर रहा है, तो यहाँ माँ को एक बार सोचना चाहिए कि सबकी माताएं भी तो अलग हैं। बच्चा भी तो ये सवाल कर सकता है कि फला की माँ को देख लीजिए,
बड़ी बात कह रही हैं। बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूँ कि हाँ, अगर मैंने अपने बच्चे पे दबाव बनाया तो मुझसे बहुत श्रेष्ठ, मैं तो एक हिस्सा भी नहीं, धूल के कण के बराबर भी नहीं हूँ। ऐसी ऐसी महिलाएं दुनिया में हैं। मेरा भी बच्चा मुझसे कह सकता है कि मम्मी उन्हें तो एक बार देखिए, आपने उन्हें क्यों नहीं देखा। तो ये सवाल बच्चे भी कर सकते हैं, पर बच्चे का हित देखना तो माँ बाप का कर्तव्य है। पर उसके मनोभाव को देखिए। और वो समय चला गया जब उंगली पे गिने जाने वाले 2-3 नौकरियां थीं, हम जानते नहीं थे तो दबाव बनता था। लेकिन वर्तमान समय में हर माता पिता को मैं आपके यहाँ से, आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको अपना बच्चा स्वस्थ चाहिए, खुशहाल चाहिए। और जब उसे आप स्वस्थ रहने देंगी, खुशहाल रहने देंगी, उसके मन का करने देंगी, तो निश्चित वो जीवन में सफल होगा। अनगिनत नौकरियां हैं, जितनी हम और आप सोच नहीं सकते, गिन नहीं सकते। तो बस बच्चे को ये बताइए कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। और जितने भी शिक्षक हैं वो स्वयं इस बात को माता पिता से जब मिलें तो बताएं, और अपने बच्चों पर, अपने आसपास के समाज पर लागू करें कि शिक्षा जो है वो निवेश नहीं है, वो बेहतर मनुष्य बनने की, बनाने की एक प्रक्रिया है। बस यही समझाना है कि बेहतर मनुष्य बनता है व्यक्ति शिक्षित होकर, निवेश नहीं है। माँ बाप भूल जाएं कि ये निवेश है, उसे बेहतर मनुष्य मान के चलें तो बेहतर समाज का निर्माण होगा। और दबाव बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि उस पीड़ा में आए दिन हम देख रहे हैं कि बच्चे, ये जो ज़िंदगी जो कहा जाता है कि कितने, मतलब कितने भाग्य और पुण्य हमारे फलित होते हैं, तो हम मानव का जन्म हमें मिलता है और उसको इस तरह हम दबाव में, तनाव में। और जब वो बच्चा नहीं रहता तो वो माँ बाप ही कहाँ, मरने वाला, किसी की पंक्तियाँ मैंने पढ़ी थी कि जिस घर में कोई मृत्यु होती है तो एक नहीं मरता, वो तो एक चला जाता है, उसका तो उद्धार हो गया, बाकी सब मर जाते हैं। तो उन सभी माता पिता से मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को फांसी के फंदे पर मत लटकाइए, उसको वो पंख उसके खोल दीजिए, उसे उन्मुक्त आकाश में, गगन में उड़ने दीजिए, और आप भी उसकी मुस्कान देखकर आह्लादित होइए। बातों का सिलसिला बड़ा गंभीर दौर पे पहुंच चुका है और इसे अब मैं थोड़ा सा हल्का करना चाहूँगा। आपने पहली बार कौन सी कविता लिखा, चाहे वह कितनी भी कच्ची हो, लेकिन जो पहली कविता होती है किसी भी रचनाकार की, जैसे किसी भी माता पिता का, भले कहा जाता है कि सभी बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन जो पहला बच्चा होता है उसके साथ एक अलग सा लगाव होता है। आपकी जो पहली रचना थी, चाहे वो जैसी भी टूटी फूटी लिखी गई हो, कैसी थी और क्या लिखा था आपने पहली कविता? देखिए, अभी आपने कह दिया एक बड़ी बात कि माँ की पहली संतान जो है उसकी जगह अलग होती है। ये पिता की दृष्टि से हो सकता है, माँ के लिए तो उसकी 10 संतानें हो, 10 एक बराबर होती हैं। ये माँ होकर मैं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 संतानें हैं। पर जहाँ तक आपने पहले सृजन की बात की, अब बिल्कुल लोग सोचेंगे कि अच्छा ये क्या, आप फिर बाल जीवन में, मुझे आज ये आपके ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं स्वभाव से अति चंचल रही हूँ, इतनी चंचल कि जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण यही कि 10 बच्चे खड़े हैं और मेरा गांव का घर है, 2 मंजिला था, 1 मंजिला थोड़ा नीचा था, और थोड़ा सा बाजी लग जाती कौन कूदेगा, तो ये नहीं सोचे हाथ पैर टूटेगा, एक छत हम कूद गए। या आज ये तरह तरह के प्रसंग आते हैं, रील बनते हैं, जब देखती हूँ तो हंसी आता है कि दोस्त का टिफ़िन चोरी करके खा लेना, ये मेरे भी जीवन में रहा है। तो मतलब इस हद तक की चंचलता मेरी रही है, और कई ऐसे बाल जीवन के। तो वो चंचलता जो आप में, जैसे कहते हैं ना कि आपका जो मूल स्वभाव है वो बदलता नहीं है। तो रचना के प्रति कि कभी मेरी कविताओं की पुस्तक आएगी, कभी मैं मंचों पर पहुंचूंगी, कभी एक कवित्री के रूप में मेरी पहचान होगी, ये दूर दूर तक कभी मेरी चेतना में, मेरी कल्पना में, मेरे स्वप्न में, मेरी बातों में, मेरे आचरण में कभी झलका नहीं। हाँ, सृजनशीलता जो है वो इस हद तक की ज़रूर थी कि अगर दादी या मम्मी कोई गीत संगीत गाती हैं, जैसा कि लोक में हमारे यहाँ बहुत तरह के उत्सव हैं, प्रसंग हैं, तो मेरी ये रुचि रही है, मैं गंभीरता से चीज़ों को देखती थी। और अगर कभी कोई प्रसंग आया कि वो गा रही हैं, गुनगुना रही हैं, और कोई गीत संगीत भूल गई, तो भले मैं कितना भी दूर रहती थी, जैसे वो भूली और एक दूसरे से पूछना चाह रही हैं, अरे इसमें अगला लाइन क्या था, तो वो बाल मन है, वो ये तो पता ही नहीं था कि भविष्य की नींव रखी जा रही है। माँ बाप को भी नहीं पता था, दादी को भी नहीं पता। मैं जहाँ रहती थी दौड़ कर पहुँचती थी, 2 लाइन जोड़ के, मतलब इस तरह कह सकते हैं जो आशु कवि वाला हिसाब किताब हुआ करता था। दन्न से 2 लाइन जोड़ के बता दिया कि बस ये इसमें जोड़िए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मूल मतलब गीत क्या था।
तो कविताओं का भी प्रसंग, क्योंकि मैंने कहा ना लगभग एक पुस्तक, अगर मैं अतिशयोक्ति ये नहीं होगी तो 1.5-2 छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम एक पुस्तक की सामग्रियाँ तो मेरी ऐसे ही खो गईं कि मैंने कभी अति उत्साह में, चंचल बच्चा ऐसा होता है, कुछ लिखा तो वो भी नहीं ऐसे, कभी सहेलियों को दिखाया, लिखे तो डायरी में रह गए, और थोड़े गंभीर भी स्वभाव के थे, घर में चंचल थे, बाहर बहुत पढ़ाकू, बड़ी गंभीर छवि मेरी थी, उसको भी बना के मैं रखती थी। लेकिन जब मैं किसी को कोई उपहार देती थी, वहाँ से लोगों को लगने लगा, तो मैं अपनी स्वरचित 2-4 पंक्तियाँ उस पर लिख कर दे देती थी और उसको कहीं नोट नहीं करती थी। और ये इतने लंबे समय तक चला कि ये गंभीरता कब आई, जब कॉलेज के समय में जो कॉलेज की मैगजीन निकलने लगी, जब मैं ग्रेजुएशन स्नातक स्तर की बात कर रही हूँ, और उसमें मुझे छात्र संपादक की भूमिका मिल गई, तो वहाँ से मुझे गंभीर होना पड़ा कि अरे ये सब लिखना है, रखना है, अब मुझे जिम्मेदारी के तौर पे लिया जा रहा है। लेकिन फिर भी वही रवैया, शादी हो गई तब भी लिखते रहे, तो इधर चला गया, सहेलियों को सुना दिया, हो गया, अच्छा टीचर्स डे है बच्चों के लिए लिख दो, अच्छा कुछ और प्रोग्राम है बच्चों को लिखा। वहीं कॉलेज में ही, बल्कि कई शिक्षिकाएं भी कह देती थी, हमारी एक मैडम हुआ करती थी जो मुझे 6th में पढ़ाई थी, अक्सर उनको विश करना रहता था तो उनकी क्लास के बच्चे आते थे, एक मैडम कहीं चारू से पूछ लेना, तो मैं 4 पंक्तियाँ लिख देती थी और कहती थी तुम लोग मैडम के लिए पढ़ोगी, मेरी भी मैडम का हो गया और तुम्हारी भी मैडम का हो गया। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि मैंने कभी नोट नहीं किया, और क्यों नहीं किया समझ ही नहीं पाई कि ये कहाँ से। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिस पे एक बार रुक कर मैं जब सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि कोई पगचिन्ह पीछे से नहीं दिखता आ रहा है, तो अचानक ये स्वरूप निर्मित हुआ तो हुआ कैसे। और मैं इसलिए ईश्वर में बड़ी आस्था मेरी रहती है, और ये मैं मानती हूँ कि वो जब जिससे जो कराना रहता है वो करवा देते हैं। तो ओजपूर्ण ही रहीं, गंभीर आलेख में ज़्यादा लिखा करती थी। यहाँ तक कि एक बार मैंने अपने मम्मी को, मैं मम्मी से दूर थी तो एक पत्र मैंने लिखा था, उसको मेरे पिता बहुत लंबे समय तक रखे रहे, और अपने दोस्तों से दिखाना, या जैसे रचना की बात कर रहे हैं तो अगर मेरे पिता नहीं होते थे और कोई दरवाजे के बाहर आ गया अंकल जी, तो अंदर से मैं क्या क्या, अभी तक वो चर्चाएं मेरे घर में होती हैं कि इतना कविताई से प्रेम था कि मैं अंदर से क्या गा गा के सुना के क्या क्या बात कर लेती थी। जब लोग आते थे तो पूछते थे कि सिंह साहब कौन सी बिटिया थी जो हमसे दरवाज़ा बंद किए इतना देर बात कर ली, ज़रा उसको बुला दीजिए मिल लें। कि ये सब तक कि अगर अगला कहा कि खोलो तो नहीं अंकल जी मेरा हाथ छोटा है, ऊपर तक सिटकनी तक नहीं पहुंच रहा है, हम कैसे खोलें, पिताजी नहीं है, अच्छा मम्मी को रुकिए बुला रहे हैं। और मतलब थोड़ा ये था कि बोलने का बहुत ज़्यादा था, जो मिल गया बस उसी से बोलने लगी। लेकिन आपने कविता के संदर्भ में कहा तो ये गंभीरता आई जब कॉलेज के दिनों में मैं आई, और कह सकते हैं कि सबके सामने जो आ गई कविता, जिसके माध्यम से मैं मंच पर आ गई, तो वो गोरखपुर महोत्सव की कविता थी, जो मैंने गोरखपुर को ही केंद्र में लेकर लिखा, और इसमें मेरे मित्रों का बहुत बड़ा योगदान था। ये स्वरूप कैसे बाहर आया, क्योंकि कॉलेज के जो अपने स्कूल की पत्रिका निकलती रही तरंगिणी, उसमें मैंने लिखा, सारी टीचरों के नाम को लेकर लिखा, तो वो बहुत चर्चित हुआ कि भाई सारी शिक्षिकाओं का नाम, जिसमें हिंदू लोग भी हैं, मुस्लिम हैं, सबके नामों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं, तो उन्हें कैसे एक साथ पिरो दिया और कहीं से भी कुछ भंग नहीं लग रहा है। तो ये लगा कि अच्छा इसमें कुछ हो सकता है। गोरखपुर महोत्सव पे जो आपकी कविता वो थी, जो आप कह रही हैं दोस्तों का बड़ा योगदान था, उसकी कुछ पंक्तियां अगर हमारे दर्शकों को आप सुना दें, अगर आपको याद आ रहा हो तो। हाँ, वो उसमें दोस्तों का योगदान मैंने इसलिए कहा कि जो मेरे मित्र हैं वही मेरे पहले श्रोता रहे हर जगह, तो वो थोड़ा मेरा हौसला बढ़ाते थे, और हम कहते थे अजी हमें ये सब नहीं करना, हम टीचर हैं भाई, पढ़ाएंगे अच्छे से, ये सब तो नहीं नहीं तुम लिखा करो, तुम ये कहा करो और निकलो। तो फिर जब वो महोत्सव का हो रहा था तो एक मित्र है, उसने कसम भी दी अपनी, और नहीं नहीं तुम जाओ, और वहाँ, और बड़ा कठिन टेस्ट भी था उस समय, 750 लोग, मतलब उसमें 2018 की बात मैं कर रही हूँ, जो ऑडिशन हुआ 2 दिन हुआ, शनिवार और रविवार। और आपको बताऊँ मैं शनिवार को गई और मैंने भीड़ देखा और मैं वापस चली आई, मैंने ऑडिशन नहीं दिया। फिर मेरी दोस्तों का दबाव पड़ा, फिर मैं रविवार को ऐसे ही चली गई कि अच्छा चलते हैं। और जैसे ही मैंने सुनाया कि राप्ती रोहिणी के तट जिसका अधिवास है, इस हृदय में बसा वो गोरखपुर खास है, तो जो जज थे उनके भी चेहरे के भाव बदले हुए से दिखे, जो बैठे थे उनके भी। तो कह सकते हैं कि आप इसी को अगर मान लें कि जो बिल्कुल स्वीकृति के साथ सबके सामने आई वो ये कविता थी। और उस दिन जब मैं मंच से, उस दिन ही जब मैं घर आई तो मुझे पता चल गया कि अच्छा जब रिज़ल्ट आएगा
तो ये हो गया क्योंकि सारे जज खड़े हो गए जब मैं उठ के जाने लगी। तो मुझे कहीं न कहीं 1% का वो था, बाकी ये था कि लग रहा है मुझे मंच पे पढ़ना था। और जिस दिन मैंने गोरखपुर महोत्सव के मंच पे परफ़ॉर्म किया और मैं मंच से उतरी, तो मंच पर चढ़ी थी चारुशीला सिंह, और जो उतरी वो कवयित्री चारुशीला सिंह हो गई। और उस आपकी कविताएं महिलाओं की स्थिति पर केंद्रित रहती हैं अधिकतर। क्या कारण है? क्या डॉक्टर चारूशीला सिंह को यह माना जाए कि वह नारीवादिता से ग्रसित हैं, यानी केवल नारी ही उनकी कविताओं में प्रमुख है, या वे मानती हैं कि समाज के लिए नारी और पुरुष दोनों का होना महत्वपूर्ण है, या कहीं उन्हें लगता है कि अभी भी नारियों की स्थिति समाज में उतनी बेहतर नहीं है जितनी एक आदर्श समाज के लिए कल्पना की जाती रही है? इस प्रश्न का जवाब तो आपके प्रश्न में ही था कि क्यों केंद्र में मैं रखती हूँ। आपने कहा सिर्फ नारियां ही मेरे सृजन का आधार नहीं है, लेकिन हाँ, ये केंद्र में तो हो जाती हैं, बहुतायत से ये आ जाती हैं। तो देखिए, काम तो वहाँ होना चाहिए ना जहाँ काम की आवश्यकता लग रही है। जहाँ काम कम हुआ है वहाँ काम किया जाए तो बेहतर है। प्यासे को पानी पिलाकर जो पुण्य मिलता है, वो पानी पी के जो संतुष्ट है उसको पिलाने का क्या फ़ायदा। तो वही बात है, अगर आप इस दृष्टि से देखेंगे तो जीवन का जो पक्ष बहुत सशक्त और जहाँ सबसे अधिक काम होना चाहिए वो पक्ष स्त्री का ही है। क्योंकि जब आप परिवार की संकल्पना में जाएंगे तो एक स्त्री का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो पूरे घर के स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रख पाएगी। वो स्वयं शिक्षित होगी तो शिक्षा का महत्व अपने बच्चों को संस्कार अच्छा दे पाएगी। तो यहाँ हमारे समाज में कम काम हुआ है। और जिस परिवेश में मैं पूरे दिन रहती हूँ, 6-7 घंटे अपने जीवन का हर दिन जहाँ मैं दे रही हूँ, वो लड़कियाँ हैं। तो इसलिए उनकी पीड़ा, उनकी स्थिति, उनके उल्लास या उनकी कमियां, उनकी रिक्तता, उनके आँखों में, किसी के आँखों में बेहिसाब सपने हैं, बेहिसाब रंग हैं, पर वो आंसुओं में बह जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी आँखें हैं जिसमें कोई सपने नहीं, कोई रंग नहीं। तो मुझे लगता है यहाँ सबसे अधिक काम की आवश्यकता है। शायद इसलिए मैं काम करती हूँ। डॉक्टर साहिबा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि जब एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है तो वह व्यक्ति जहाँ जन्म लिया, जिस परिवेश में पला बढ़ा, इसके साथ ही साथ जिस विद्यालय में उसने शिक्षा अर्जित किया, और उसके जीवन में समय समय पर कौन से अध्यापक आए, इनका भी बड़ा प्रभाव होता है। उन सभी अध्यापकों का, उन सभी आपके मित्रों का आप कह ही नहीं सकते हैं कि डॉक्टर चारूशीला सिंह या नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ, किसी भी व्यक्तित्व की हम बात करें तो वह केवल वह है, वह केवल वह नहीं है। उनकी परिधि में आने वाला हर एक शख्स ने उस व्यक्तित्व का निर्माण किया होता है। आप जब अध्ययन कर रही थी उस समय आपके जीवन में ऐसे कोई अध्यापक या ऐसी कोई शिक्षिका जो आपको याद आ रहा हो, जिनके पढ़ाने का तरीका बड़ा अलग रहा हो, या जिसने प्रभाव डाला हो आपके ऊपर कि अरे मैं तो शिक्षक बनना चाहती हूँ और हाँ, ये तरीका बेहतर लगा, ऐसा कुछ? जी, बिल्कुल। जो हमारी जो सर्जना है, वस्तुतः इसमें हमारा कोई, हम क्या अर्जित करते हैं इसमें भी हमारा कोई योगदान नहीं है। ये बात भी मैं कह रही हूँ, हो सकता है इसमें कुछ विरोधाभास भी कुछ लोगों को लगे, लेकिन अपनी बात से पुष्ट करती हूँ। वातावरण ही हमें सृजित करता है, वही हमें बनाता है। बाकी ईश्वर की कृपा और जो मेहनत भी दिखता है, कहीं न कहीं ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण बनता है कि आप उसके हिसाब से ढलते मजबूत या कमज़ोर हो जाते हैं। तो शिक्षा दीक्षा की आपने बात की, तो जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा रही है वो सरस्वती शिशु मंदिर से हुई, और आज तक वहाँ के शिक्षकों का और उस शिक्षा का स्वयं में योगदान आज तक देख रही हूँ, और शायद आखिरी सांस तक होगा। जहाँ छोटी छोटी चीज़ों का संस्कार था कि अगर हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन मंत्र पढ़ते थे, और बाल जीवन के संस्कार आप जानते हैं कि वो पूरे जीवन साथ नहीं छोड़ते। मतलब वहाँ हमें अन्नपूर्णा का भी महत्व बताया गया, वहाँ रहन सहन और बोली का स्तर कैसा होना चाहिए, बड़ों का सम्मान कितना किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें थी। तो वहाँ, और फिर वहाँ के बाद जब मैं, जो माध्यमिक स्तर की मेरी शिक्षा रही, जब मैं वहाँ गई
तो एक नाम का मैं विशेष तौर पे यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगी। मुझे ये तो नहीं पता कि उस शिक्षिका की मैं कितनी प्रिय थी, लेकिन वो मुझे बहुत प्रिय थीं। वो मेरी हिंदी की शिक्षिका थीं, सरस्वती पाठक मैडम, जिन्हें हम सब लोग, वो सख्त थीं पर हिंदी वो बहुत अच्छा पढ़ाती थीं। 9th 10th बस 2 वर्ष ही मैं उनसे पढ़ी हूँ। तो वो मेरे मानस में बैठ गईं। हालाँकि उनसे मिलने से पहले ही हिंदी के प्रति मेरा जो अनुराग था और जो मेरे जीवन की दिशा थी, वो मैंने पूरी तरह से ये बना लिया था कि इसी में काम करना है। तो उनको बड़ी श्रद्धा से याद करती हूँ। वो कहाँ हैं ये ठीक-ठीक से मुझे अभी तो जानकारी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि इस दिशा में कहीं न कहीं वो मार्गदर्शक रही होंगी। मैं खुद ही कह रही हूँ कि मैं कितनी उनको प्रिय थी ये मैं नहीं जानती, पर वो मेरे मानस में बहुत गहरे उतर चुकी थी, मेरे हृदय में उतर चुकी थी। गोरखपुर जो इस समय योगी आदित्यनाथ जी के कारण हमेशा चर्चित रहता है, हमेशा चर्चा का मुख्य केंद्र बना रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भोजपुरी के साथ साथ हिंदी फिल्मों के भी प्रसिद्ध अभिनेता और गोरखपुर के लोकसभा के सांसद रवि किशन शुक्ला जी, इन दोनों लोगों की मंचों पे उपस्थिति होती है। गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव के नाम से एक बड़ा आयोजन होता है और आपको गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया जाता है। कैसा लगा उस समय और क्या माहौल था? क्या महसूस हुआ उस समय आपको और घर पे क्या माहौल था? क्या प्रतिक्रिया रही उन लोगों की जिन लोगों ने आपका मनोबल बढ़ाया था कि नहीं, आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना ही चाहिए? जी, ये तो बहुत सुखद रहा। मैं अभी जहाँ बैठी हूँ, ये मेरा जेमिनी परिवार जो है, सबसे पहले तो जब ये खबर अखबारों में आनी थी और खबर छप रहा था, अगले दिन वो सुबह अखबार में आता और कहीं से खबर पता चली, तो सबसे पहले इस परिवार ने मुझे शुभकामनाएँ दी। मुझे बहुत अच्छा लगा। जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानती थी उन्होंने तो दी ही, जिन्हें मैं नहीं ठीक से जानती थी उन लोगों ने भी शुभकामनाएँ दी। आपके माध्यम से सबको पुनः आभार सबके लिए। और आप जो कह रहे हैं सम्मान और पुरस्कार, ये निसंदेह आह्लादित करते हैं हर किसी के लिए। एक वाक्य कहना चाहूँगी कि बहुत लोग कहते हैं कि मुझे प्रशंसा पसंद नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि योगी हों या भोगी, सभी प्रशंसा के लोभी कहीं न कहीं होते हैं। वो प्रशंसा उस ज्ञान का, उस तप का, उस अर्जन का, जिस भी चीज़ का हो, लेकिन कहीं न कहीं पुरस्कार और सम्मान जो आप आह्लाद के रूप में देखते हैं, वो सिर्फ़ आह्लाद नहीं है। आपके हाथों में उस पुरस्कार के साथ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है। जैसे ही पुरस्कार मिलता है, वो बहुत ही, मतलब वो खुशी अव्यक्त ही है। और ये वाला तो जिस सम्मान की आप बात कर रहे हैं, ये तो मेरे लिए इसलिए अव्यक्त है कि जो एक आदर्श कल्पना हम करते हैं, एक ऐसे राजा की, एक ऐसे प्रशासक की, एक ऐसे आदर्श पुरुष की, एक असाधारण व्यक्तित्व की, उनके हाथों से सम्मानित होना निसंदेह बहुत बड़ा सम्मान था। उनके पास बगल में खड़े होना ही सम्मान है और उनके हाथों से सम्मान मिले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये गौरव की बात है। लेकिन उस सम्मान को लेते लेते तुरंत मन में आया कि कितनी अपेक्षाएं मुझसे समाज को हैं और जो जिसके माध्यम से ये मिल रहा है उसको, प्रभु मुझे खरे उतरने का संबल दीजिएगा, हमेशा मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिएगा। तो बहुत आह्लादित, बहुत ईश्वर के प्रति आभार, उन सभी जो भी गुरुजन और जो मित्र, जितने भी लोगों की शुभकामनाएं हैं, सबके प्रति आभार है। पर प्रतिबद्ध हूँ कि जो ये सम्मान मिला है मैं उसका मान रख सकूं और निरंतर कुछ बेहतर से बेहतर समाज को दे सकूं। और एक ऐसे लीडर के हाथ से पाना कि जहाँ कहीं भी कुछ विसंगति है तो बड़े गर्व से कहा जाता है कि यहाँ भी एक योगी जी चाहिए। तो वो तो आदर्श पुरुष हैं और मेरे लिए तो हैं ही। क्या बात आपने कहा कि सम्मान मिल जाने से आप केवल खुश नहीं हो सकते हैं, आप केवल प्रसन्नता में झूम नहीं सकते हैं, उसके साथ ही साथ आपको अपने जीवन में एक ऐसा कोना खोल के रखना चाहिए जहां आपको उस सम्मान के जिम्मेदारी का भी एहसास हो कि क्यों आखिर उक्त संस्था ने, उक्त समाज ने आपको यह सम्मान देकर आपको सम्मानित किया है। बहुत बेहतर बात आपने कहा। डॉक्टर साहिबा, मेरा
अगला प्रश्न करने के पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी कोई पसंदीदा कविता हमारे दर्शकों को सुनाएं, ताकि जिस कविता के माध्यम से आप कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाह रही हों, ऐसी कोई कविता। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ओजपूर्ण कविताएं मुझे अच्छी लगती हैं, और अभी G20 की मेज़बानी भारत ने की है, तो बस बहुत गर्व होता है कि हमने उस मिट्टी में जन्म पाया है कि जो चंदन है, जिसमें ईश्वर भी खेले हैं। तो वहाँ से कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ। इस वक्त हम सब लोग कितने गर्वित हैं, कितने हर्षित हैं, तो अपने अतीत को न भूलें कि वो कितना स्वर्णिम है। जहाँ हमारी युवा पीढ़ी या हम कहीं भी डगमगा रहे हैं, तो एक स्मृति हमें चैतन्य करती है, संभालती, हमारे लड़खड़ाते कदमों को एक ताकत देती है। ऐसी कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। तो कहती हूँ कि वस्तुतः हम सब कौन हैं, आप सबको आप सबका परिचय बताती हूँ। हम बांटते उल्लास हैं, देते नहीं हैं गम। हम बांटते उल्लास हैं, देते नहीं हैं गम। रिश्तों में नहीं देखते ज़्यादा किया या कम। हम बांटते उल्लास हैं, देते नहीं हैं गम। रिश्तों में नहीं देखते ज़्यादा किया या कम। शेरों के संग खेला जिसे अंगन था बचपन। हम सामान्य लोग नहीं हैं। शेरों के संग खेला जिसे अंगन था बचपन। ये है वही भारत की वही भारती है हम। ये है वही भारत की वही भारती है हम। पुनः उसी भारत की एक कल्पना है जो धीरे धीरे आकार ले रही है, साकार हो रही है। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन ये पंक्तियाँ। और आप का जो कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से जो है अध्यापन, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास होता चला जा रहा है, और कोरोना काल के बाद से तो जो शिक्षा जगत है इसमें सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, और उसके बड़े अलग परिणाम से आए सामने। ऐसे ऐसे चेहरों को इस टेक्नोलॉजी ने, अध्यापन के क्षेत्र में कोई सेलिब्रिटी बन जाएगा ऐसा किसी ने अपेक्षा नहीं किया था। उस देश में, जिस देश में केवल अभिनेता को ही सेलिब्रिटी माना जाता था, केवल खिलाड़ियों को ही सेलिब्रिटी माना जाता था, वहाँ पर आज टेक्नोलॉजी के विकास के कारण विकास दिव्यकीर्ति सर, जिसे ना यूपीएससी की तैयारी करना है, ना ही जिसे पढ़ना है, ना ही कोई एग्जाम देना है, वह उनके वक्तव्य को, उनके लेक्चर को घंटों घंटों सुन रहा है। पटना से खान सर, एक छोटे से गांव से, छोटे से विद्यालय से पढ़ा हुआ व्यक्ति, भारत ही नहीं विश्व लेवल पर छा जाता है। टेक्नोलॉजी ने अध्यापन को कितना बदला। और इसके साथ एक बात और, कि इसी टेक्नोलॉजी के जरिए आपने भी अध्यापन क्षेत्र में कुछ नया और कुछ बेहतर किया, जिसे देखकर आज बहुत से अध्यापक खुद अपने आप में वह सारी खूबियों को गढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। कितना बदला टेक्नोलॉजी ने अध्यापन क्षेत्र को? बिल्कुल बहुत बदला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदमी जितना सोच नहीं सकता था वहाँ तक जा चुका है। मतलब हम आने वाले कोरोना से क्या क्या नुकसान हुआ ही हम सब देख रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ये सच है कि अगर इस तरह से शिक्षा बाधित न हुई होती तो एक ये विकल्प हम सोच ही नहीं सकते। हमेशा से कहा गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो एक आवश्यकता समझ में आई और इस माध्यम से हम लोग थोड़ा सा प्रयास किए, लेकिन हमारे प्रयास इतने प्रभावी होंगे ये तो हमने कभी नहीं सोचा था। व्यक्तिगत अगर मैं अपनी ही बात करूं तो सिर्फ ड्यूटी समझ के तो काम कभी नहीं करती थी। मैं अपने काम को बड़े मनोरंजक तरीके से करती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि बचपन से एक ही स्वप्न था कि मुझे शिक्षक बनना है, जबकि मैं बहुत मेधावी थी। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ अन्य करने का मैंने रोकूंगा आपको, मैं यहाँ रोकूंगा आपको। आपने कहा जबकि मैं बहुत मेधावी थी, हाँ। इस पे मैं टिप्पणी करूंगा, इस पे मैं आप को से आपत्ति दर्ज कराऊंगा, क्योंकि जी कि अगर एक व्यक्ति मेधावी है तो क्या मेधावी लोग केवल इंजीनियरिंग में जाएं,
क्या मेधावी लोग केवल डॉक्टरी में जाएं? जैसा हमारे समाज का ताना बाना है, अरे मेधावी व्यक्ति जब शिक्षक होगा तो उसके पढ़े तो और भी गुणी होंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगला, अभी आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी, बीच में रोक दिया। तो ये तो मैंने सामान्य बात कही कि मैं मेधावी थी तो मुझे रोका जाता था, अरे यही क्या, और कुछ बनो। यहाँ तक कि जब मेरा विवाह हो गया तब भी जो दोस्त थे, मित्र थे, ये तैयारी करो, वो करो, अरे चारू क्या। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए ये इतना मतलब हर्ष का और गर्व का विषय रहा है, और शिक्षक का सम्मान, उसका कद, मैंने कहा ना कि बचपन से एक आदर्श पुरुष मैंने अपने पिता में ही देख लिया था, शिक्षक ही थे मेरे। पापा बीएड विभागाध्यक्ष रहे। तो जो एक सम्मान लोगों की आंखों में और अपने कर्म के प्रति जो उनका समर्पण मैंने देखा, उससे मैंने सीखा। और शिक्षक के महत्व के बारे में ज़रा मैं आपको बता दूं तो मैं अभी शिक्षक दिवस बीता है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के एक साक्षात्कार का ही ये प्रसंग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कि एक बार उनसे पूछा गया था शिक्षक के कद और कि क्यों शिक्षक दिवस के रूप में अपना जन्मदिन मना रहे हैं, राष्ट्रपति या अन्य चीज़ें हैं तो आपके पास तो ये इतनी छोटी सी चीज़। तो उन्होंने एक जवाब दिया था जो बड़ा ही मतलब दिल में बिठा लेने वाला, बसा लेने वाला, मार्मिक और प्रभावी है। उन्होंने ये कहा कि प्रकृति के जितने भी उपादान बने हैं, प्रकृति ने जो भी निर्मित किया है, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, सारी चीज़ें, उसके बाद उसने जब एक बच्चे को बनाया तो बच्चे को कहते हैं ईश्वर का प्रतिरूप है। लेकिन तो कहीं कोई तो उसमें तो ईश्वर बसते ही हैं, लेकिन एक शिक्षक ही पूरी दुनिया में एक यही ऐसा पेशा है, यही एक ऐसा दिव्य, भव्य, बड़ा, महनीय कार्य है कि जहाँ ईश्वर ने भी उस बालपन को सौंप दिया है, यहाँ ईश्वर के सृजन में भी कुछ परिवर्तन करने की छूट अगर पूरे धरती पर किसी को ईश्वर ने दिया है तो शिक्षक को दिया है। वो ईश्वर की इस कृति में भी परिवर्तन करके उसको और परिमार्जित करता है और निखारता है। और तब कबीर जैसा कोई व्यक्तित्व तो लिखता है कि गुरु गोविंदो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद। तो इस तरह की बात क्यों आई? तो शिक्षक से बड़ा तो मैंने कोई पद नहीं देखा, लेकिन मैं यही समाज की सोच की बात कर रही हूँ कि एक शिक्षक, उसी की तो गोद में आकर सब बैठ रहे हैं। अगर प्रलय और निर्माण की बात कही गई तो सब छोड़िए, दुनिया का ऐसा कौन सा पद है जो पाने वाला शिक्षक से मिलकर नहीं गया या वहाँ से नहीं गुजरा। तो यही एक वो पायदान है जहाँ से होकर पूरे विश्व में आप छा सकते हैं, अभ्युदय के सबसे ऊंचे आकाश में आप इंद्रधनुष बना सकते हैं। तो इससे बड़ा तो मैंने कुछ बचपन से ना देखा ना सोचा, तो मुझे यही बनना था। लेकिन मैंने समाज की सोच की बात की, और इसीलिए जब मैं अपना काम करने जाती हूँ तो बोझ नहीं रहता, मैं बहुत आनंद के साथ पढ़ाती हूँ। और यही वजह रही कि जब वो बोझ नहीं था तो मैंने सामान्य ढंग से, जैसे मैं अपनी क्लास में पढ़ाती थी वैसे मैंने बाहर भी पढ़ाया। ऑनलाइन कोरोना के टाइम में मुझे नहीं पता था कि 18 मंडल में नंबर 1 पे मेरे वीडियोस हो जाएंगे और उससे शिक्षक सब प्रशिक्षित किए जाएंगे और मैं इस तरह से इतने सारे पुरस्कार और सम्मान मिलेंगे, हिंदी शिक्षण के लिए मुझे अलग से जाना जाएगा। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। इसे मैं सिर्फ चमत्कार मानती हूँ, और ये सब संभव हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी से। बहुत ही बेहतर बात, और बहुत बहुत बधाई आपको कि 18 मंडल में अगर आपके इस परिश्रम को, जब परिश्रम को सही लोग आंकते हैं, सही तरीके से उसकी प्रशंसा की जाती है, तो परिश्रमी व्यक्ति और परिश्रम करता है और मन से करता है, और वह समाज के लिए और उपयोगी साबित होता है। क्योंकि व्यक्तिगत तो उसे वेतन मिल ही रहा है, लेकिन वह समाज के लिए, एक सामाजिक व्यक्ति समाज का हो जाता है, और जब समाज का हो जाता है तो वह समाज को बहुत कुछ देता है। लेकिन सामाजिक होना इतना सरल भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, बहुत सारी दुश्वारियां आती हैं, और उसमें सबसे ज़रूरी होता है आपके परिवार का सहयोग मिलना। कितना सहयोग मिलता है आपको आपके परिवार से? अब जहाँ तक बात कह रहे हैं, जब आप मेरे विविध कार्यों को या मेरी अभिरुचि को जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर परिवार का साथ नहीं मिलता तो ये सारे सपने जो हैं वो आकार नहीं पाते। निस्संदेह ये परिवार का समर्पण है। और व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्तित्व को यहाँ रेखांकित करना चाहूँगी कि क्योंकि आपने कहा, मैं थोड़ी मुखर रही भी हूँ, कुछ ऐसे संदर्भ जहाँ लोग चुप रहते हैं, अगर वहाँ बोलने की, कहीं कुछ गलत होता है तो बहुत छोटी उम्र से मैं बहुत देर तक अपने को रोक नहीं पाती, थोड़ी देर तो कंट्रोल करूँगी फिर मैं बोल दूँगी।
तो बहुत सारा स्लोगन मैंने पढ़ा कि मेरा पति मेरा देवता है, ये सब चीज़ें। तो मुझे हंसी भी आती थी और मैं सोचती थी क्या कोई ऐसा होता है, और बड़ी कम उम्र में मेरा विवाह भी हुआ। लेकिन इस संदर्भ में जहाँ इस पारिवारिक सहयोग की बात करेंगे, तो मैंने अपने पति में पल पल वो देवत्व देखा है, जिस संदर्भ में ये कहा गया होगा कि पति जो है वो देवता होता है। वो देवत्व इन अर्थों में कि समर्पण इस हद तक का है कि उन्होंने अपने कई प्रमोशन छोड़ दिए, बाहर जाकर काम करना था। शिक्षकों का तो जान ही रहे, इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र तबादला होता नहीं है, ना चाहें तो नहीं होगा, प्रयास करें तो मुझे कहीं जाना नहीं था क्योंकि मैं सरकारी सेवा में ही रही, और मुझे असुविधा होगी, मेरी अन्य गतिविधियां प्रभावित होंगी, इसलिए मेरे पतिदेव पीछे रह गए। आपके माध्यम से एक बहुत मतलब अपनी ही एक कमी उजागर कर रही हूँ कि शायद इतना त्याग मुझे करना होता तो मैं नहीं कर पाती। मैं आपको बता रही हूँ कि शायद उनकी जगह एक बार मैं कभी विचार करके देखती हूँ, अगर कभी कुछ आपस में मनमुटाव हुआ और कुछ मैंने कह दिया तो बहुत पीड़ा ये सोचकर होता है कि क्या अगर उनकी जगह मैं होती तो इतना त्याग कर पाती। तो मैं स्वयं कह रही हूँ, खुल के इस बात को स्वीकार कर रही हूँ कि स्त्रियां भले त्याग ममता दया की मूर्ति हैं, पर शायद मैं इतना बड़ा त्याग नहीं कर पाती। कि मेरे पति ने ताने भी सुने हैं, लोगों के तरह तरह की बातें भी सुनी हैं, पर उनका जो समर्पित सहयोग रहा है वस्तुतः उसी ने चारू को चारू बनाया है। मैं कविताएं पढ़ने जाती हूँ, आपको पता है देर रात लौटना होता है, अकेले नहीं जाना चाहती, अपना काम छोड़ते हैं, बिजनेस आप जान रहे हैं अपने समर्पण से चलता है, बहुत लॉस भी होता है, पर मेरी खुशी के लिए सब काम बंद करके मेरे साथ जाते हैं कि तुम खुश हो। तो ये समर्पण ही कहीं ना कहीं मेरा बल भी है। अगर मैं भूखी हूँ, नहीं खा पाई समय से, तो उसका भी ख्याल रखते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो वो मेरी माँ की भी भूमिका में आ जाते हैं, जिसमें अक्सर पत्नियों की भूमिका कही जाती है। तो इस तरह से अगर मैं एक पलड़े पे देखूं तो अन्य लोगों से अगर कोई कमी हुई भी है तो हर रिश्ते में हर जगह की कमियों को बराबर करने वाला एक ऐसा जीवन साथी मिला है जिसमें मैंने बार बार देव दर्शन किया है। क्या बात है। ते हैं आप की पसंदीदा रचना किसी ऐसे रचनाकार की जो या तो वर्तमान समय में लिख पढ़ रहा हो, या आपने किसी की किताबों को पढ़ा हो, किसी समय के रचनाकार की कोई भी ऐसी प्रिय रचना जो आपके द्वारा न लिखी गई हो, किसी दूसरे रचनाकार की प्रिय रचना कोई जो मुझे पसंद है। जी। देखिए, किसी एक रचना की तो बात मैं नहीं कह पाऊंगी यहाँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पल पल मनोभाव बदलता है, और वस्तुतः यही व्यक्ति भी है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा परिष्कार होता है, हमारी रुचियों में, हमारी पसंद में, सोच में, समझ में, कार्यशैली में, सब में परिवर्तन होता है। तो इस तरह की बहुत सारी रचनाएं, जैसे निराला भी मुझे बहुत प्रिय हैं, और उनकी दो पंक्तियां हैं, जैसे अभी आपका इससे पहले का जो सवाल था उसको पूर्ण करता हुआ, जो मैंने अपने स्टेटस पे बहुत वर्षों से लगा रखी हैं, और बहुत लोग पूछते हैं इसका अर्थ क्या है, उन्हें अर्थ भी बताती हूँ, पर ये मुझे बहुत पसंद हैं। तुम दिनकर के खर किरण जाल, मैं सरसिज की मुस्कान, तुम वर्षों के बीते वियोग, मैं हूँ पिछली पहचान। तो मुझे निराला की ये पंक्तियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। फिर जैसे ही मैं आ जाऊंगी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले महादेवी की भी चर्चा की कि जहाँ जीवन टूट चुका है, सब खो चुका है, जहाँ सिर्फ निराशा हम देख रहे हैं, जो पीड़ा की गायिका बन गई हैं, जो आधुनिक युग की मीरा कह दी गई हैं, वो अगर कहती हैं कि चिर सजग आंखें ऊनी दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, इतनी टूटन के बाद भी जो सृजन है वो सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये भी मुझे पंख देते हैं, मेरे पैरों को ताकत देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब सिर्फ ये नहीं कि मैं नीर भरी दुख की बदली सिर्फ यहीं सिमट के थोड़े रहना है। तो ऐसे पल पल ये बदलते रहे हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा वरदान मांगूंगा नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो निसंदेह ये जीवन में जो हमारे घटित हो रहा है सब यही है। तो ये सारी रचनाएं मुझे बहुत पसंद हैं, और एक देश प्रेम शीर्षक से ही है वो। मैं दो पंक्तियां अगर आप कहें तो मैं जरूर। पढ़ दूं, रामनरेश त्रिपाठी जी की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पता नहीं क्यों मुझे पूर्वजों की गाथाएं बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि एक लगता है कि एक परंपरा जो हम लेकर आ रहे हैं वो हमसे कहीं खो न जाए, उसको संभालना है, सहेजना है। तो जब उन पंक्तियों को पढ़ती हूँ तो अपने कर्तव्य पथ पर थोड़ा सा सजग हो जाती हूँ। तो वो ऐसे हैं, वो किसी शायद कक्षा 10 में है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो ऐसे पूर्वज रहे, ऐसा हमारा भारतवर्ष रहा है, तो इस पे गर्व करती हूँ, ऐसा बनने का प्रयास करती हूँ। जब डगमगाती हूँ तो सोचती हूँ नहीं, हम कैसे डगमगाएं, हमारे यहाँ तो बचपन भी शेरों संग खेला था, तो हम नहीं डगमगा सकते। तो ये सब मुझे थोड़ी ऐसी ही पंक्तियाँ पसंद हैं। मैं कमज़ोरी नहीं पसंद करती, पता नहीं क्यों। मुझे ठीक है, स्त्रियों को कमज़ोर कहा गया, शायद ये सब सुन के जो समाज में ये वातावरण मैंने सुना, शायद इस वजह से ही मेरा स्वर इस तरफ आ गया हो कि मैं कमज़ोर शब्द सुनना पसंद नहीं करती, मुझे नहीं पसंद। तो मुझे होना ऐसे ही भाव- होना भी नहीं चाहिए। आज अगर हम कहें तो केवल लिंग के आधार पर कि पुरुष या स्त्री, तो ऐसा अब लगभग कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा है जहां पर महिलाओं को अगर उनके मन मुताबिक आज़ादी दी गई है, उन्हें कार्य करने का अवसर दिया गया है, तो वह कहीं भी पुरुषों से कमतर साबित हुई हो। ऐसा कोई क्षेत्र अभी नहीं रह गया है। और जब हम और आप यह वीडियो शूट कर रहे हैं तो उस समय हमारे देश के सबसे सर्वोच्च सिंहासन पर भी एक कोई स्त्री ही बैठी हैं, और उनके भी संघर्ष की कितनी कहानी है, वह सभी बच्चों के लिए, सभी के लिए अनुकरणीय है, प्रेरणादायक है। उसे आत्मसात करने की ज़रूरत है सभी विद्यार्थियों को ज़रूर। अब चूंकि बातों का सिलसिला बड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन मैं आपसे जाते जाते यह पूछना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य का कौन सा ऐसा काल है जब आप पढ़ाती हैं, क्योंकि जब जब आपने काव्य पाठ किया है तो मैंने यहाँ से जो अनुभूति किया है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि वह बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिनको आपकी कक्षा में बैठ के पढ़ने का अवसर मिलता है। अगर वह हिंदी से भागते भी होंगे, अगर वह संजोगवश हिंदी अगर वो चुन लिए होंगे, तो उनको अपनी डिग्री लेते लेते हिंदी से प्रेम तो हो ही जाएगा। अब बात प्रश्न की कि हिंदी साहित्य का वह कौन सा काल आपको स्वर्णिम लगता है, या आप उसे थोड़ा सा ऐसा मानती हैं जिसने समाज पर ज़्यादा प्रभाव डाला है। हिंदी साहित्य का वह कौन सा काल या वो कौन से ऐसे रचनाकार रहे हैं जिनका ज़्यादा प्रभाव समाज पे पड़ा है, जिसने केवल लिखा नहीं है। क्योंकि कविताएं दो प्रकार की होती है, एक है लिखी गई हैं, आत्मसुख मिला, पुरस्कार मिला। कुछ कविताएं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो लोक कल्याण के लिए होते हैं और उनका सही मायने में लोक पर प्रभाव भी पड़ता है। आप किसे मानती हैं, कौन से ऐसे लगभग इस काल को लेना चाहें या उस समय कालखंड को भी लेना चाहें तो बताएं। आपने काल की बात की कि कौन सा काल, और आपके प्रश्न में भी वो शब्द आ गया। तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है, और मैं भी उसे ही मानती हूँ। और उसमें अगर आपने ये कहा कि पूरी दुनिया पे कोई एक ऐसा, तो वहाँ हम गोस्वामी तुलसीदास जी को लेते हैं। आप बताइए उनके मानस की व्याप्ति कहाँ नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि मैंने विशेष अध्ययन में भी सगुण भक्ति काव्य ही लिया। ये मेरी रुचि का, मैंने बचपन से कहा कि मेरी आध्यात्मिक अभिरुचियाँ पता नहीं क्यों थी, और मेरे साथ कुछ कुछ चमत्कार ऐसे मैं मानती हूँ। जब मैं बहुत टूटती बिखरती हूँ तो मुझे ऐसे आभास होता है कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे संभाला। तो ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ बहुत होता है, बहुत सारे चमत्कार ऐसे हुए हैं। जैसे ऑनलाइन टीचिंग वाला भी, उसे भी मैं चमत्कार ही मानती हूँ कि जहाँ एक एक व्यक्ति 10-10 बार शूट करता था, 5-5 मिनट, फिर जोड़ के बनाता था, क्योंकि एक समय सीमा दी गई थी। तो ऐसा क्या था, वो कुछ नहीं था, मेरा कोई रोल नहीं था, वो ईश्वर की शक्ति थी, चमत्कार था कि मैं एक बार खड़ी होती थी और मेरे किसी वीडियो में कोई कट पेस्ट नहीं है। तो कह तो रहे हैं, ये बाल जीवन से आस्था रही होगी जो धीरे धीरे और प्रबल होती गई, इसे मैंने महसूस किया। तो विशेष अध्ययन में भी मैंने सगुण भक्ति काव्य लिया, और जो मेरा शोध है वो भी एक संत पुरुष पर ही है, भक्ति से संबंधित ही सारे प्रसंग उसमें भी आए हैं। तो अगर इस संदर्भ में, और आप मानते हैं कि जिसने पूरी दुनिया को और किसी जनमानस को अगर प्रभावित किया है, तो यहाँ मैं तुलसी के मानस को ही मान कर चलूँगी
क्योंकि प्रभु राम का जो चरित्र है, ये जो थोड़े छोटे और यहाँ से थोड़ा सा कम समझ जो रखते हैं वो विवादित सवाल ले आते हैं या करते हैं, वरना ये एक ऐसा चरित्र हर घर में स्थापित कर दिया है तुलसी ने कि राम एक के थोड़े हैं। आप इंडोनेशिया चले जाइए, मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन वहाँ हर घर में आप पाएंगे कि वहाँ कुरान हो या ना हो, वहाँ मानस आपको मिलेगी। रामलीला बनारस से निकली और इंडोनेशिया तक पहुँच गई, ये आस्था थी। हनुमान जी वहाँ युवाओं के आदर्श हैं। तो मुझसे अगर एक पूर्ण पुरुष पूछा जाए जो हर घर में एक ऐसा माध्यम आपने काव्य से और साहित्य से पूछा है, तो उसको जैसे पूरी दुनिया मानती है, मैं भी तुलसी के मानस को ही मानूंगी। और तुलसी के हृदय में या उनकी लेखनी में जब तक प्रभु का चरित्र था, प्रभु थे, तब तक वो उनके थे। जब लेखनी से निकल कर वो एक ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आया, तो प्रभु हम सब के हो गए और हर घर में हैं, और उन्हीं को मैं मान कर चलती हूँ, क्योंकि उससे बड़ी शक्ति और जीवन का कोई संबंध, भाई पत्नी, माता विमाता, दुश्मन मित्र, सारे संबंधों में आप देखेंगे आदर्श संकल्पना मैं प्रभु श्री राम में देखती हूँ। प्रभु मेरे आराध्य भी हैं, तो मैं तुलसी जैसा कोई साहित्यकार तो नहीं देख पाती हूँ। एक साहित्यकार की हर एक रचना, हर एक पंक्तियाँ उसकी अपने लिए बड़ा प्रिय होती हैं। उसमें से कोई एक चुनना बहुत ही कठिन है। प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं जब कोई भी एक संगीत तैयार करता हूँ तो उसके साथ मैं महीनों बिताता हूँ, और हर एक रचनाकार, चाहे वह एक पेंटिंग करने वाला हो, रचनाकार व्यक्ति की, चाहे वह एक मूर्ति बनाने वाला हो, चाहे वह संगीत बनाने वाला हो, चाहे वह एक कहानी या कविता को लिखने वाला हो, वह अपने मनोभावों के साथ उसके साथ बहुत दिनों तक लगा रहता है, तब जाके उसकी वह रचना पक के तैयार होती है। उसकी भावनाओं की भट्ठी पे वह रचना पकती है। फिर भी मैं आपसे चाहूँगा, आपकी कोई ऐसी पसंदीदा रचना जिसे आप हमेशा चाहती हो कि नहीं, इसे सुना ही लेना चाहिए, उसे सुनाने का लोभ आपके मन से न छूटता हो, तो मंचों पर आप जाती हो तो ऐसी आपकी कोई रचना जो आप जरूर ही सुनाना चाहती हो कि नहीं, इसके बिना तो मतलब पूरा काम अधूरा है, उसे हमारे दर्शकों को भी सुनाने की कृपा करें। जी बिल्कुल, एक मुक्तक मैं सुना देती हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। मैं हर मन से एक भ्रम निकालना चाहती हूँ कि स्त्री बहुत कमज़ोर है, और उदाहरणों के माध्यम से उसे पुष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि इसी एक भ्रम ने कि स्त्री कमज़ोर है, बहुत सारी अशिक्षा आई, इसलिए दहेज प्रथा आ गया, इसलिए प्रताड़ना आ गई, इसलिए पारिवारिक विसंगतियाँ आ गईं, कोई एक पक्ष इतना कमज़ोर होता गया। ईश्वर ने जब सृष्टि रचना की तो दोनों को बराबर ही बनाया। सारा प्रयास उसी के लिए मैं करती हूँ, क्योंकि जिस दिन ये समान हो जाएंगे और समानता वाला एक व्यवहार समाज में होने लगेगा, इतना वो सुंदर हो जाएगा। और सारी समस्याएं, मतलब मैं कह तो रही हूँ कि अगर समान माना जाएगा तो वो स्वस्थ होगी, उसको पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगी। तो जो व्यक्ति शरीर और मन से स्वस्थ है, वो स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा, सुंदर समाज का निर्माण करेगा। जब वो निकलेगी तो वो जान जाएगी कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, और जब वो स्वयं शक्ति स्वरूपा है और शक्ति अर्जित भी कर लेगी, तब फिर कहाँ कमज़ोर कही जाएगी, तब कहाँ उसका नकारा जाएगा, तब कहाँ उसको कहीं से भी। तो बस उस संदर्भ में जो एक भ्रांति है उसको तोड़ने के लिए कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। वैसे एक 4 पंक्तियाँ आपके समक्ष रखती हूँ। तो कहती हूँ, और अपनी कमज़ोरियाँ भी रखती हूँ, ऐसा नहीं है, दोनों को। चपल हूँ, धीर हूँ, मैं तो आधार हूँ, शक्ति हूँ, तेज हूँ, मैं ही लाचार हूँ। हमारे कुछ संबंध महिलाओं को थोड़ा सा कमज़ोर भी बनाते हैं, उस संदर्भ में ये। चपल हूँ, धीर हूँ, मैं तो आधार हूँ, शक्ति हूँ, तेज हूँ, मैं ही लाचार हूँ, विधि का नवनीत हूँ, सार संसार हूँ, विधि का नवनीत हूँ, सार संसार हूँ, शिव जटाओं में सिमटी प्रबल धार हूँ, स्वप्न हूँ कल्पना। तो ये मेरे मन की पंक्तियाँ हैं, जिसके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्त्री शक्ति स्वरूपा ही है। बस उसको देखिए उस दृष्टि से जैसे ईश्वर ने सृजित किया,
उस तरह से उसे भी जीने का अधिकार दीजिए, और आप थोड़ा देते हैं तो कई गुना करके लौटाती तो है ही। अब डॉक्टर साहिबा, सबकी दृष्टि में समाज, एक आदर्श समाज की एक अलग परिकल्पना होती है। हमारे चैनल का, हमारे इस संवाद कार्यक्रम का यह मोटो भी है कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। अब तक हमने 23 अलग अलग व्यक्तित्वों से बात किया और सबके विचारों को जाना। डॉक्टर चारूशीला सिंह के दृष्टि से एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, संक्षेप में आप इसे हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। एक आदर्श समाज वही है जिसकी चर्चा मेरे बात के संदर्भ में बार बार आई है, जिसमें एक समानता हो, वही है आदर्श समाज। समानता कहने का मतलब है शिक्षा का अधिकार मिले, पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर समझा जाए। तो आदर्श समाज तो वहीं से शुरू होता है ना, कि दो पहिए हैं और दोनों बराबर अगर चल रहे हैं तो आप रफ्तार देखिए कितनी तेज़ हो जाती है। एक कमज़ोर पड़ेगा तो वो उड़ान या वो चाल, वो गति, वो तेज़ी हमें नहीं मिल पाएगी। तो मेरे हिसाब से आदर्श जो समाज है वो वही है जो शिक्षित हो, वही शक्ति उसके ही पास है, वही अर्जित कर सकता है, वही दे सकता है, वही उल्लसित हो सकता है, वो मुस्कुरा सकता है, गुनगुना सकता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो दो मूलभूत आवश्यकताएं ही हैं। जहाँ ये दोनों मिल रही हैं और स्त्री पुरुष को बराबर समझ लिया जा रहा है, वो एक सुंदर समाज है। उससे सुंदर कल्पना हम आप कर नहीं सकते। मतलब मेरी दृष्टि तो देख रही है कि इससे बढ़िया कल्पना और क्या हो सकती है, जहाँ दोनों समान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जनमुद्दा द जीरो मीडिया से बात करने के लिए। धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया और आपके माध्यम से मेरी बात, मेरी भावनाएं भी दूर दूर तक पहुंची हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे लोकप्रिय शिक्षिका, जिन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर रत्न के साथ साथ दर्जनों अन्य भी संस्थाओं के पुरस्कार मिल चुके हैं, और जो अपने काव्य के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित काव्य मंचों से प्रस्तुति भी देती हैं और नारियों को जगाने का कार्य भी कर रही हैं, उन्हें संबल भी प्रदान कर रही हैं। साथ ही साथ अपने कक्षा में पढ़ रहे उन सभी नवनिहालों को, उन सभी बच्चों को, उन सभी नौजवानों को एक नई दिशा और खासकर से ऊर्जावान दिशा की तरफ बढ़ने का बेहतर प्रयास कर रही हैं। इनके विचारों को आपने जाना, समझा। आप अपनी क्या राय रखते हैं इस पूरी बातचीत पे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे के संवाद कार्यक्रम में आप पूर्वांचल के किस हस्ती से मिलना या उनके विचारों को जानना चाहते हैं, उसे भी ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।